राजस्थान से हवाई यात्रा करके तीर्थ कराएगी राजस्थान सरकार। अच्छा, ये आइडिया भी माननीय मुख्यमंत्री जी का है या ये आपका है? तो सेवा के लिए पद बड़ा होना चाहिए कि भाव बड़ा होना चाहिए? प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है कभी? प्राथमिकता रहती है कि देश पहले, फिर पार्टी, फिर मैं सब। अच्छा, गौशालाओं के लिए इतना जो काम कर रहे हैं, कुछ गौशालाओं के लिए जो खिलाफ मुकदमे हुए, तो गौशालाओं के नाम पे इतना सरकारी पैसे को जो दुरुपयोग किया जा रहा है, अब इसके लिए आप क्या कहते हैं? राजस्थान का जहाज भी अब बेचारा हो रहा है, तो राजस्थान के जहाज के लिए यानी ऊंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उसको बेचारे कैटेगरी में रखना चाहेंगे या वो भी बेचारा नहीं है? उसके लिए सरकार क्या करे? युवावस्था में आपकी जो बालों की रखने की तरीका था वो अमिताभ बच्चन से प्रेरित थे या फिर राजकुमार थे? अभी आक्रोशित जो राजनीति या फिर आक्रोशित वार्ता जो युवा कर रहे हैं, इनको क्या संदेश देंगे? झिलमिल झिलमिल धूप छांव का खेल हो रहा है, बादल भी आ रहे हैं, धूप भी आ रही है, छांव भी आ रही है, वो चीज हो रहा है। एक सुहाना सफर हम आज का शुरू कर रहे हैं और हमारे साथ एक शख्सियत है जो राजस्थान के अंदर काफी पुराने नेताओं में से शुमारित है। जी हाँ, हमारे साथ हैं राजस्थान के पशुपालन और देवस्थान मंत्री श्री जोराराम जी कुमावत। और आज हम सफर में हमारे हम सफर बनेंगे मंत्री जी जोराराम जी कुमावत। नमस्कार साहब। नमस्कार। और आप कैसे हैं? बढ़िया सर। तो आज आपको सरकारी वाहन से हमने हमारे वाहन में खींच लिया है, तो अभी सरकारी वाहन छोड़ के एक पत्रकार के वाहन में बैठना आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और निश्चित रूप से आप भी हमारे लोकतंत्र के हिस्से हो। जी। लोकतंत्र के 4 स्तंभ है जी। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। जी। तो चारों स्तंभ जब मजबूत होंगे और चारों स्तंभ मिलकर काम करेंगे जी, तो हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। बिल्कुल। चारों हिस्सों के साथ में बैठ करके ही हमें रणनीति बनानी होती है और उनको साथ लेकर चलना होता है। तो निश्चित रूप से आपके साथ आज बैठने का अवसर मिला ये हमारा भी सौभाग्य, हमारा भी सौभाग्य। अच्छा, अपन सबसे पहला अब ये जो बात चली है तो यही बोलते हैं कि सबसे पहले आपने अपना जो सफर है, सफर की बात चल रही है तो हम सफर से ही बात करते हैं। आपका सफर सबसे पहले एक समाज सेवी के तौर पे शुरू हुआ, तो अब समाज सेवी से और राजनेता नेता तक का सफर आपने जो किया है, तो इसमें आपको सर्वप्रिय आपका क्या लगता है कि आप समाज सेवी थे कि जब आपको सेटिस्फेक्शन था कि आज अब जनता की सेवा एज ए मंत्री के बतौर कर रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन है, क्या लगता है? निश्चित रूप से समाज सेवा में मेरा शुरू से ही रुचि है जी। और जब से मैं किसी पद पे नहीं था तब से मैं समाज सेवा के क्षेत्र में काम करता आ रहा हूँ। जी। पाली जिले में मेरा सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में सेंद्रो गांव है जी। जहाँ एक किसान परिवार में पैदा हुआ, किसान परिवार में पला जी। और पिताजी के साथ में कई कृषि कार्य करने का भी अवसर मिला जी। और शुरू से समाज सेवा में रुचि थी जी। इसलिए वहाँ एक संस्था बनाई नवयुग मंडल। जी। नवयुग मंडल की संस्था बनाते हुए सारे युवाओं को संगठित करके वहाँ हम समाज सेवा के काम करना शुरू कर जी। और लगातार 15-20 वर्षों तक वो काम का सर्वांगीण विकास करने में पंचायत को भी साथ में जोड़ते हुए, ग्रामवासियों को साथ में जोड़ते हुए, जी, चाहे वो धार्मिक काम हो, चाहे सामाजिक काम हो या समरसता के काम हो या अन्य जो एक्टिविटीज है, स्कूल विद्यालय को विकसित करने का काम हो, शमशान घाटों को विकसित करने का काम हो, जी, मंदिरों के विकास के काम हो, इस तरह से गाँव में जो सुविधाओं की आवश्यकता होती है उस संबंध में हमने वो शुरुआत वहाँ से की। जी। और 15 साल 20 साल तक लगातार वहाँ काम शुरुआत की और पूरे युवा टीम को सक्रिय किया। जी जी जी। युवाओं को साथ में जोड़ते हुए कई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित करवाए, शिक्षा के कार्यक्रम भी हमने आयोजित करवाए। समरसता में भी सभी जातियों को साथ लेते हुए मैं वहाँ एक गांव में पूरा अच्छा समरसता, नशाबंदी के भी कई कार्यक्रम कराए।
जी और धीरे धीरे जैसे जब पंचायत के चुनाव आए तो उस गाँव मेरी पंचायत में 2 गाँव है, सींधु और खिंदरा गाँव। जी फिर गाँव वालों ने सबने मिल करके वहां पर मुझे निर्विरोध सरपंच का दायित्व जी। पहला सरपंच, पहला सरपंच सबसे पहले शुरुआत हुआ। मतलब पहला इलेक्शन आपका। हाँ, पहला इलेक्शन हुई। अच्छा, निर्विरोध होने का क्या कारण था? मतलब आपका जो विरोध ही नहीं हो रहा था। निर्विरोध सरपंच इसलिए कि मैं जैसे 15 साल से वहाँ गांव की सेवा कर रहा था और हर क्षेत्र में गांव के काम पूरी युवा टीम के साथ में मिलकर के सारे काम, जैसे चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो या दूसरे सारे काम है जी गांव के विकास के काम हो, तो वो काम मैं युवाओं के सहयोग से कर ही रहा था। जी तो गांव वालों को अपेक्षा थी कि भाई ये आदमी सही बात, सरपंच बनाएंगे तो ये गांव के लिए कुछ करेगा, विकास करेगा गांव का विकास, और भी यदि सरकारी ताकत इनको साथ में मिलेगी तो और भी ज्यादा करेगा। जी 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 इसी विश्वास के साथ उन्होंने सबने मिल करके निर्विरोध बनाया कि भाई हम आपके सामने कोई आदमी खड़ा नहीं करेंगे, आपको निर्विरोध बनाएंगे। फिर निर्विरोध सरपंच बनने के बाद में मुझे एक अच्छा अवसर मिला जी सेवा का। जी और जो मन में जो भाव थे उसी भाव को लेकर के हमने वहाँ गांव में सर्वांगीण विकास कराए। जो 50 साल के इतिहास में वहाँ उस गांव में काम नहीं हुए थे दोनों गांवों में, वो हमने सरकार की मदद से, जन सहयोग से, भामा सेवक की मदद से पूरी ताकत के साथ में श्रमदान करके जी सारे जो काम विकास के, चाहे स्कूलों को डेवलपमेंट करने का काम हो, खेल मैदानों को डेवलपमेंट करने का काम हो, स्कूलों को कर्मोन्नत करवाने का काम हो, मंदिरों के विकास के काम हो, शमशान घाटों के विकास के काम हो, या अन्य जो शिक्षा के क्षेत्र में वो काम हो, इस तरह से हर क्षेत्र में हमने उस गांव की पूरी पंचायत का विकास कर रहे हैं। जी जी और उस समय जैसे शिक्षा आपके द्वारा एक कार्यक्रम चलता था जी, इसमें सब लोगों को वहाँ जो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे जो शिक्षा से जुड़े हुए नहीं थे जी, हमने सबने प्रयास करके वहाँ सबको शिक्षा से जुड़वाया और उस शिक्षा आपके द्वार का कार्यक्रम भी करवाया। फिर मैं हमारे गांव पंचायत को एक आदर्श पंचायत घोषित करवाई। अच्छा, पूरे जिले में सबसे आदर्श पंचायत घोषित करवाई। ये कौन से सन की बात है? ये सन 2000 से 2005 तक मैं निर्विरोध सरपंच था जी, और सन 2002 में ये जो आदर्श पुरस्कार है वो ग्राम पंचायत सिंधु को मिला। और सरपंच के नाते मुझे बात शिक्षक दिवस के अवसर पर उस समय जिला कलेक्टर हुआ करते थे कुलदीप राका जी। अच्छा। और उन्होंने एकमात्र सरपंच ग्राम पंचायत सिंधु के तो शिक्षक दिवस के अवसर 1 लाख का चेक विकास के लिए पारितोषिक के रूप में और प्रशस्ति पत्र और सम्मान है उस शिक्षक दिवस में किया। तो उससे और भी हमारा हौसला बढ़ा कि मैं गांव के विकास के लिए और काम करना चाहिए। और भी अपना काम किए। फिर 15 अगस्त को जो कार्यक्रम होते हैं स्वतंत्रता दिवस के, वहाँ भी सम्मानित होने का अवसर मिला जी। फिर समरसता के मामले में भी हमने अच्छा काम किया। जब पूर्व कार्यक्रम में पूर्व न्यायाधीश गुलाब चंद जैन ने भी उस कार्यक्रम में सम्मानित किया, समरसता गांव में समरसता कार्यक्रम। तो इस तरह से सरपंच कार्यकाल में हमने अनेकों विकास किए और कई जगह पर सम्मानित होने का भी अवसर मिला। मेरे लिए गौरव की बात थी। और सेवा का जो न्याय होता है वो उस कार्यक्रम में हमने पेश किया। सारे के सारे जैसे हमारे कार्यक्रमों में जनता का सहयोग पूरा भरपूर मिलता था। हम श्रमदान करते थे, मैं खुद भी श्रमदान करता था। जनता साथ में रहती थी और जनता के सहयोग से हमारे जनप्रतिनिधि सारे वार्ड सब लोग मिल करके श्रमदान करते थे। अच्छा। कई गलियों में नालियां साफ करनी है, कई मंदिर में सफाई करनी है, कई
खेल मैदान में करनी है, कहीं शमशान घाट में करनी है, जहाँ जहाँ आवश्यकता के अनुसार हम क्रम वाइज अलग अलग जगह पर श्रमदान करके जनता के सहयोग से काम करते हैं। अच्छा, उसमें कितने लोग थे आपके ये संगठन? तो जो सरपंच कार्यकाल में सरपंच की बॉडी होती है पंचायत की, उसके साथ में हम तो पूरे गांव का सहयोग लेते थे ना, युवाओं की टीम की जरूरत है, युवाओं को लेते थे, बुजुर्गों के साथ लेना था, उनको भी जोड़ करके लेते थे। इस तरह से सबको सेवा के भाव से जोड़ते हुए, जन सहयोग के साथ इसकी जोड़ते हुए सोच कहाँ से आई और सोच के साथ में प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा मन में एक भाव था। जैसे पिताजी हमारे जो है वो समाज सेवा से जुड़े हुए थे, समाज में जो सामाजिक कार्यों में उनकी प्राथमिकता रहती थी और वो समाज के कामों में जो है वह हमेशा अग्रणी रहकर काम करते थे। उनसे ही प्रेरणा मिली कि पिताजी जैसा कर रहे वैसा हम लोगों को भी सेवा में करना चाहिए और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने सतीश कुंभ सहयोग लेते हुए सतीश कुंभ की हमने सेवा के भाव से सेवा उसका समय में की और लगातार उसी भाव को है ना वो जिंदा रखते हुए हम आगे भी आगे बढ़ रहे हैं। ज्यादा झुकाव या ज्यादा लाड प्यार पिताजी से था या माताजी से स्नेह ज्यादा था, या माताजी का या पिताजी से आपको? मेरा हमेशा माताजी पिताजी का बहुत आशीर्वाद रहा जी। और उनके आशीर्वाद से ही आज जैसे अपन यहाँ पर है जी। और निश्चित रूप से परिवार का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा है, पूरे परिवार का। मेरे माताजी पिताजी थे उस समय, माताजी पिताजी का आशीर्वाद मिलता था, उनका सहयोग मिलता था मेरे कामों में, मेरे जन सेवा के कामों में। वो किसी तरह का जैसे रुकावट नहीं डालते थे, जो हम करते थे उनको वो स्वीकार करते थे और उनका हमारी पेट थपथपाते थे कि भाई जो कर रहे हो आप अच्छा करो। जी जी। और फिर अभी जो हम कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में अभी, तो निश्चित रूप से हमारे परिवार का पूरा सहयोग रहता है, पत्नी से लगाकर बेटों से लगाकर बिल्कुल सब पूरे परिवार का सहयोग जी। आपके सुपुत्र आपके साथ एक्टिव रहते हैं। परिवार के सहयोग के बिना हम सेवा के काम भी नहीं कर पाते और राजनीति में किसी का भला भी हम नहीं कर पाते। तो परिवार का सहयोग सबसे पहले, इसलिए हम राजनीतिक क्षेत्र में सुबह से शाम तक, रात को सुबह 7 बजे 8 बजे चालू होते हैं, रात को 12-1-2 बजे तक लोगों की सेवा में रहते हैं। तो ये परिवार की भूमिका इसमें बहुत बढ़ जाती है। परिवार कोऑपरेट करता है तभी जाकर के हम ये जनहित के काम कर पाते हैं, राज्य हित के, देश हित के काम कर पाते हैं, पार्टी हित के काम कर पाते हैं। निश्चित रूप से परिवार का सहयोग बिना ये काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। भाग्यशाली है कि परिवार का सहयोग कर सकते हैं। अच्छा, परवरिश की अगर बात करें और अगर उस टाइम की अगर आपके फाइनेंशियली घर की बात करें तो ठीक था आप जब बचपन में सब कुछ? मेरा जन्म वैसे किसान परिवार में हुआ। घर में खेती का काम पहले भी था, अब भी है। किसानी का काम अपने हाथ से किया हुआ है, खेती का काम। चाहे पहले मशीनरी युग नहीं था तो उस समय कुएं पर रहट चलते थे, रहट चलाने का काम, हल चलाने का काम और कटाई का काम, ये सारे के सारे मेरे जो स्कूली जीवन था उस समय जैसे अपने पिताजी के साथ में सारे किए। फिर धीरे धीरे व्यवसाय में चले गए तो सुमेरपुर मार्केट में तो व्यवसाय किया। व्यवसाय के साथ साथ में एक समाज सेवा के साथ काम भी चलते रहे। फिर सरपंच कार्यकाल में भी जैसे व्यवसाय से भी जुड़े रहे, सरपंच का काम, सेवा का काम था, वहाँ भी करते रहे। फिर बीच में कालखंड ऐसा आया जब 5 साल का मेरा सरपंच का कार्यकाल पूरा हो गया। फिर पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी ग्रामीण मंडल महामंत्री की, उसके बाद में जिला मंत्री की जी, और अन्य दायित्व भी पार्टी ने दिए। जो दायित्व कई चुनाव में कई पर प्रभारी लगाना, कई पर और भी दायित्व जो पार्टी के होते हैं वो रेगुलर पार्टी का काम हमने 2005 से लगाकर 2014 तक पार्टी में संगठन, एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन में काम किया जी। और
फिर बाद में जैसे सुमेरपुर में मेरा व्यवसाय था, सुमेरपुर में भी हाँ व्यवसाय किस चीज का? संगठनों से, कई व्यापारिक संगठनों से, व्यापार से सबसे जुड़े हुए थे। बाद में मतलब कार्य कर्म भूमि है, जी। कर्म भूमि में काम करने का लगातार काम कर रहे थे। मतलब आप देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं व्यवसायिक परिवार से पूर्णतया कृषि मूल कृषि से, और फिर बाद में व्यवसाय से जुड़े, तो कृषि और व्यवसाय दोनों का बराबर अनुभव है। नहीं, मैं इसको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो शुरुआती आपका व्यवस्था या फिर शुरुआती आपका किसान परिवार से, हाँ, तो किसानी आप बचपन से किसानी कर रहे हैं आप, किसान परिवार से। क्योंकि अपन इसमें अगर अपनी एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन अगर आप पूर्ण ना कर पाए तो उसका क्या आपकी व्यवस्था है या फिर आपकी घरेलू कोई ऐसा? परिवार में जो पहले जैसे आर्थिक स्थिति, ये बात करो, किसान परिवार से किसान परिवार को अपना घर चलाना भी बड़ा मुश्किल होता था। तो एजुकेशन भी उस समय गांव में इतनी थी, गांव में जितनी शिक्षा कर पाते थे उतनी कर पाते थे, लेकिन थोड़े बहुत, क्योंकि जिस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है, आप निर्विरोध जीते हैं, जिस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है, जिस प्रकार की आपकी भाषा है, जो आप लेख नहीं करते हैं, इस प्रकार से तो शिक्षा में तो आप अव्वल होते, अगर पूरी नहीं हुई तो उसका कारण क्या रहा? क्योंकि शिक्षा में मैं जहाँ तक पढ़ा वहाँ तक टॉपर रहा जी, और निश्चित रूप से शिक्षा में यदि आगे अवसर मिलता तो कोई हो सकता है मैं कोई सरकारी नौकरी में कोई अवसर होता, लेकिन वहाँ ज्यादा अवसर नहीं मिला। तो यहाँ सेवा करने का अवसर मिला, तो निश्चित रूप से मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। भगवान का आशीर्वाद है कि भाई किसी भी रास्ते जाओ, मैं स्टेट की सेवा और देश की सेवा करने का मौका मिला, पार्टी की सेवा करने का मौका मिला। सेवा की बात करें तो सेवा के लिए पद बड़ा होना चाहिए कि भाव बड़ा होना चाहिए? सेवा के लिए मन में भाव चाहिए। आदमी के पास पद हो न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवा किसी भी क्षेत्र में सेवा की जा सकती है। राजनीति में भी आदमी को सेवा के भाव से आना चाहिए, और राजनीति में हमेशा पहले सेवा के भाव से लोग आते थे और राजनीति को सेवा का माध्यम मानते थे और एक अवसर मानते थे कि ये सरकार की ताकत साथ में मिलेगी तो हम जनता के ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। जो हमसे कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब परिवार है या जो वंचित लोग हैं, उनको सरकार की ताकत के साथ में जोड़ करके उनको उनका लाभ देंगे, उनका फायदा देंगे। तो ये सेवा का ही माध्यम है। आजकल थोड़ी राजनीति में थोड़ा बदलाव आ गया, लोग तो कोई दूसरे उद्देश्य से भी आते हैं, लेकिन राजनीति में ऐसे दूसरे उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। राजनीति में सेवा को भाव को जोड़ते हुए, वैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर जनप्रतिनिधि सेवा के भाव से इस राजनीति में है। और हमारे नेता जो, चाहे वो बड़े बड़े नेता को देख लो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख लो, या जैसे जो बड़े बड़े नेता है वो भी आज नरेंद्र मोदी जी को देख लो, गुजरात जी को देख लो, सारे के सारे जो वरिष्ठ नेता है, गुलाब सिंह जी कटारिया जी को देख लो, आज सब लोग सेवा के भाव से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और इसीलिए वो आगे बढ़े हैं। सेवा का भाव उसमें नहीं होता तो वो आगे नहीं बढ़ते। सेवा के भाव के कारण ही वो इस बड़े बड़े पदों पे पहुंचे हैं। तो राजनीति में जो भी लोग आते हैं उनको भी अपने भाव को है ना सेवा से जोड़ते हुए वो काम करते जाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता भगवान उनको देता जाएगा और किसी न किसी अच्छी जगह पर बैठा कर उनको और सेवा के कार्य भी भगवान देता जाएगा। अब इसमें अपन नगर पालिका के चुनाव के वो भी ले लेते हैं, उसकी भी कुछ चर्चा करते हैं। क्या माहौल था, क्या जज्बा था, क्या आपके प्रति लोगों का रुझान था? नगर पालिका में भी मैं वैसे ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति से जुड़ा हुआ था। ग्रामीण मंडल का महामंत्री था, जिला मंत्री था, फिर तो सरपंच भी ग्रामीण क्षेत्र से था। लेकिन जब नगर पालिका क्षेत्र में मेरा कार्य क्षेत्र था, कर्म बुद्धि थी, इसलिए जब चुनाव आया तो पार्टी ने मुझे अवसर दिया वहाँ पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए। पार्षद का चुनाव भी मैंने लड़ा। वहाँ मेरे सामने जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसको सिर्फ एक वोट ही मिला। जी, ये इसलिए मेरे को हंसी आई क्योंकि वो इलेक्शन के बारे में मुझे मालूम है कि आपके जो सामने जो उनको एक वोट। फिर बाद में चुनाव जीतने के बाद में
मार्च तो से उस समय जैसे चेयरमैन का चुनाव होता था, जी तो बिल्कुल वैसे ही। मैं भी वापस जैसे कांग्रेस का प्रत्याशी था, उनको एक वोट मिला और बाकी सारे वोट जैसे जनता पार्टी को मिले, और पार्टी ने मुझे वहाँ चेयरमैन का दायित्व दिया। ये 2014 की बात है, और 2014 में चेयरमैन बनने का मुझे सुमेरपुर में अवसर पार्टी ने दिया, और फिर वो अवसर मेरे लिए एक सुनहरा अवसर था। मैंने 4 साल तक उस अवसर को जनता की सेवा में लगे सुमेरपुर का सर्वांगीण विकास किया। जी चाहे वो सड़कों को चौड़ी करने का काम हो, वहाँ बस स्टैंड का विकास करने का काम हो, तालाबों के सौंदर्यीकरण करने का काम हो, मंदिरों के विकास के काम हो, या सुलभ शौचालय जहाँ पहले नहीं थे उनको जगह जगह पर सुलभ शौचालय बनाने का काम हो, या नहर जो नहर एक शहर के बीच में होकर गुजर रही थी, वहाँ बहुत गंदगी थी, उनको ढक करके उनके ऊपर रोड बनाने का काम हो, या जो सरकार के सारी योजना जितने भी आती है उन योजनाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचा करके उनको फायदा देने का काम हो। इस तरह से जनहित के जितने काम थे वो हमने प्रॉपर तरीके से पेयजल की व्यवस्था, सुमेरपुर में पेयजल की व्यवस्था आज गाँव का गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये सब व्यवस्थाएं व्यवस्था की है। आपने कराने के लिए हाँ। जो एक झंडा पकड़ा, वो झंडा था भारतीय जनता पार्टी का। इस झंडे को इस भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए मन में कहाँ से आया, ये बीज कहाँ से पड़ा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनूंगा या फिर एक आगे बढ़ के नेता बनूंगा या मंत्री बनूंगा? तो सबसे पहले इस झंडे को हाथ में थामने का विचार कहाँ से आया? भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है उस समय जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, और वो हमारे आदर्श थे, और उनका कई उद्बोधन होता था तो हम दूर दूर तक सुनने जाते थे। अहमदाबाद कार्यक्रम होता था, हम अहमदाबाद सुनने जाते थे, राजस्थान में कई होता था, राजस्थान में भी दूर दूर तक उनका उद्बोधन सुनने जाते थे। और उन्हीं से प्रेरणा हमको मिली कि हमको राजनीति में भी जुड़ के रहना चाहिए, समाज सेवा के काम भी राजनीति से ज्यादा होते हैं। तो शुरू से ही सरपंच कार्यकाल से ही, जैसे सरपंच कार्यकाल का उससे पहले ही पार्टी से तो मैं जुड़ा हुआ था 1977 से, जब ये इमरजेंसी के बाद में है ना, वो पार्टी से मैं जुड़ा हुआ था। यहाँ पर सुमेरपुर के जो पूर्व चेयरमैन लंबाराम जी दिया, जो मेरे मामा जी हैं, उन्होंने उनकी प्रेरणा भी मुझे मिलती रही, उनका आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहा। वो शुरू से चेयरमैन थे तो उनका आशीर्वाद भी मिलता रहा। आपके मामा जी से पार्टी में 1980 में मैं पहली बार सक्रिय सदस्य बना। उस समय हमारे बिहारी लाल जी गहलोत जो है वो उसको सक्रिय सदस्य उन्होंने मुझे बनाया था, और इससे पहले सक्रिय सदस्य जनरल सदस्य था, लेकिन 1980 में पहली बार पार्टी का सक्रिय सदस्य बना। सक्रिय सदस्य बनने के बाद में लगातार 1980 से आज तक पार्टी का सक्रिय सदस्य काम कर रहा हूं। ये बात और प्रेरणा निश्चित रूप से हमारे उच्च नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी, और जो ये हमारे जी भेड़ के मतलब उनसे प्रेरणा मिलती रही, और हमें उनका भी उत्साह मिलता रहा कि भाई आप व्यापार भी करो, काम भी करो, लेकिन साथ साथ में ये सेवा के भाव है, राजनीति से जुड़ के रहो, जिससे सेवा के काम करवाने हैं तो वो भी निश्चित रूप से वो राजनीतिक ताकत के साथ रहेगी, तो आप ज्यादा अच्छा काम कर पाओगे, ज्यादा लोगों का भला कर पाओगे। तो इसी उद्देश्य से हमने ये राजनीतिक क्षेत्र चुना। पार्टी इसलिए कि भाई नेतृत्व के साथ साथ में पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है वो राष्ट्रवादी पार्टी है जी, देश के लिए सोचने वाली पार्टी है। प्राथमिकता रहती है कि देश पहले, फिर पार्टी, और फिर मैं स्वयं। अच्छा। और दूसरी पार्टियों में क्या होता है कि पहले स्वयं का भला करो, फिर पार्टी का, और फिर देश का। देश के बारे में वो लास्ट में सोचते हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हमने इसलिए चुना कि ये राष्ट्रवादी पार्टी है, इनमें जितने भी नेता है वो राष्ट्रवादी नेता है। नेतृत्व पूरा राष्ट्र को लेकर चलने वाला होता है। और उस समय भी आंदोलन चलते थे, धारा 370 हटाने का आंदोलन है। इस तरह के बहुत सारे जो देश से जुड़े हुए आंदोलन चलते थे, इसी भाव से
शुरुआत ही हमारी से ये कि राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ा हुआ, इसलिए लगातार आज हम उसी विचारधारा के साथ जुड़ करके लगातार काम निष्ठा के साथ काम करते हैं। जी जी। बीच में आपके एक मामा जी का जिक्र आया, तो कहीं से सुना है कि बचपन में मामा जी का भी कोई आड़त का व्यापार था, वहाँ पे भी आपने कहीं काम किया जाके? अभी उनके साथ में हमारा बिजनेस भी साथ था, और उनका जैसे उनका आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से ही मुझे बस मेरपुर में भी अवसर मिला, और उनका हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है, और उनके आशीर्वाद से ही हम आज भी इस स्टेज पर है। उनका मार्गदर्शन हमेशा अच्छा मिलता है, और अच्छे विचारों के मार्गदर्शन के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, तब उनके आशीर्वाद से। जी। अभी विधायक की, जैसे अपन विधायक के चुनाव की बात करें कि आपने ऐसा माहौल बनाया कि आपसे, देखिए नाम आपसे बड़े बड़े थे, फिर भी उसके बाद आपने अपनी जगह बनाई, माहौल बनाई, तो ये इसका क्या आपने किया कि ऐसा कुछ रास्ता ढूंढा, या फिर क्या शॉर्टकट था कि बड़े बड़े नाम के बाद में भी आपका पुरजोर नाम रखा गया, आपको बार बार जयपुर बुलाया गया? विधायक का चुनाव मन में ऐसा कोई इच्छा नहीं थी कि विधायक का चुनाव लड़े। मुझे पार्टी ने जो दायित्व दिया हुआ था वो था, वहाँ का चेयरमैन बनाया था। 4 साल से मैं लगातार काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था। सुमेरपुर जो एक छोटा कस्बा था, उसको हमने सर्वांगीण विकास करके एक स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया। सारी सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं वहाँ करके जैसे सुमेरपुर को अच्छा स्मार्ट सिटी हमने बनाने के लिए जो काम किया, उसमें मेरा प्लान था कि 1 साल शेष है तो उसको हम जो हमारी प्लानिंग की सारी योजनाएं थी उनको पूरा करें जी, फिर आगे भविष्य में क्या पार्टी जिम्मेदारी देगी उसके अनुसार काम करेंगे जी। लेकिन 1 साल शेष रहते हुए विधानसभा के चुनाव आए तो उसमें पार्टी ने मुझे विधायक के लिए चुनाव लड़ने के लिए कहा। तो 4-5 दिन 7 दिन तक तो मैं उसे समझ नहीं पाया कि मैं चेयरमैन हूँ, फिर भी मुझे इसलिए बुला रहे। आप जयपुर आके जयपुर से रात को चले भी गए थे? मैंने पार्टी को कई जगह नेताओं को कहा कि भाई वो मेरे वहाँ से MLA है, मदन जी राठौड़ है, उनको ही आप टिकट दो, उनको ही आप चुनाव लड़ाओ जी। मैं उनके साथ हूँ, और मुझे कोई विधायक का चुनाव लड़ने की कोई इच्छा भी नहीं है जी। उनको वो है तब तक आप उनको ही लड़ाओ जी। मैं तो वैसे चेयरमैन हूँ, सेवा का काम करना है, कहीं पर बैठ के करेंगे जी। उनका सहयोग मिलता रहेगा तो हम आगे सेवा के काम करते रहेंगे। जहाँ तक मैं सही हूँ, यहाँ तक हमने 5-7 दिन तक जो वहाँ टिकट में फाइनल हुआ था उसको रोक के रखा। फिर माने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने जयपुर बुलाया, जयपुर बुला के कहा कि आपको पार्टी टिकट दे रही है, आप चुनाव लड़ना है जी। मैंने उनको कहा कि मदन जी को दो जी। फिर वसुंधरा जी ने कहा पार्टी आपको देना चाहती है, आपको चुनाव लड़ना है। तो फिर सर्वोच्च नेतृत्व का आदेश था जी। तो उसे हम पार्टी के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते, पार्टी के आदेश को मानते हुए हमने वो टिकट उस समय हुआ, पार्टी संगठन के आदेश और माननीय वसुंधरा जी के आदेश को मानते उस समय मैं चुनाव लड़ा, और जनता के आशीर्वाद से 32,932 वोटों से सुमेरपुर से जीत हुई। और 5 साल तक सुमेरपुर विधानसभा में मुझे सर्वांगीण विकास करने का अवसर मिला, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन सुमेरपुर क्षेत्र के विकास में हमने कोई कमी नहीं रखी जी। अधिकारियों के सहयोग से वहाँ निश्चित रूप से सुमेरपुर में बड़ी बड़ी योजनाएं हमने ला करके विकास करवाया जी। सुमेर जवाई बांध में पानी लाने के लिए हमने सही डैम से 100 करोड़ की योजना स्वीकृत करवाई, जो आज भी उसका काम चालू है, बहुत शीघ्र वो पूरा होने वाला है, जिससे गुजरात जाने वाला जो पानी है वो पूरा का पूरा जवाई बांध में आएगा। और जवाई बांध में आएगा तो लगातार किसानों और पानी पीने के लिए पानी के पूरे जिले के लिए भी काम आएगा, और किसानों सुमेरपुर के किसानों के लिए भी वो काम आएगा। इस समय में एक योजना और स्वीकृत कराई 25 से 50 करोड़ की, वहाँ कालीपुर के आसपास में जो 2 बांध बनाने और बांधों को बना करके पानी दुबई में लाने की है।
वो भी अभी जैसे स्वीकृति स्वीकृति हो गई है, प्रगति रहता है, उसके ऊपर भी आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता है जी। साथ ही साथ में सुमेरपुर में के सर्वांगीण विकास, मतलब बिल्कुल वही गांव में मतलब है ना, जो जनता के अपेक्षा के अनुसार हमने काम कराया है। सुमेरपुर के सर्वांगीण विकास के लिए मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि आप सत्ता में रहने के बाद भी सुमेरपुर के लिए आपने कई बार चिट्ठियां लिखी अपनी बातों को रखने के लिए। जब बात नहीं सुनी गई तो आपने चिट्ठियां लिखी, क्या यह बात सही है? पिछली बार सत्ता नहीं थी ना, और सत्ता नहीं थी उस समय, जैसे हम 15 रोज करते थे, सत्ता में नहीं थे इसलिए पत्र लिखना हमारा काम था। सभी मंत्रियों को भी लिखते थे, मुख्यमंत्री जी को भी लिखते थे, जहाँ जहाँ प्रयास करने होते अधिकारियों से मिलकर प्रयास भी करते थे और अथक प्रयास करते थे, पूरा प्रयास करते थे कि जनता के काम पूरे हो, और इस दिशा में हम सफलता भी मिलती थी, भगवान का आशीर्वाद रहता था। और चाहे वो नए कई ग्रामीण क्षेत्र में नए हॉस्पिटल खोलने का काम हो, भवन बनाने का काम हो, या जो सड़कें बनाने का काम हो, या और भी तहसील तहसील खोलने का काम हो, इतना मतलब अनेकों अनेक काम जो क्षेत्र में होने चाहिए थे, वो आवास बांध में जायका के माध्यम से उस बांधों की नहरों को रिपेयरिंग करवाने का काम हो, पानी आवास बांध को रिपेयरिंग करवाने का काम हो, नहरों में जो विकास के काम करवाने का काम हो। तो इस तरह से जनरली जितने भी काम है वो हमने 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस की सत्ता रहते हुए भी हमने विकास में कोई कमी नहीं लगी। लेकिन जो क्षेत्र में जो जितना विकास जो 5 साल में हुआ वो भी पिछले कार्यकालों से हमने बेहतर मतलब विपक्ष में रहते हुए भी हमने विकास के काम जी। अभी जैसे 2023 के अंदर माननीय मदन जी राठौड़ साहब ने निर्दलीय इच्छा जाहिर करी, तो उसका बाद में डैमेज कंट्रोल आपने कैसे किया? आपने साथ में मिलकर किया या कैसे? पार्टी के हिसाब से क्या बात रखना चाहेंगे आप? मदन जी राठौड़ 2018 में मुझे टिकट मिला, 5 साल अवसर पार्टी ने दिया, उसका हमने पूरी ताकत के साथ में जनता के काम करने के लिए वो अवसर को बनाया और जन उपयोग के लिए हमने पूरा समय दिया। फिर 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, वापस जैसे चुनाव आए तो पार्टी तो इसे इंतजार में तो पार्टी देगी, चुनाव टिकट देगी तो लड़ेंगे जी, नहीं तो पार्टी जो दायित्व देगी उसमें हम कार्य करेंगे। बिल्कुल। मदन जी राठौड़ ने भी आवेदन किया था, जो भी पार्टी नेतृत्व ने किया, हमने स्वीकार किया, और निश्चित रूप से वो भी हमारे आदरणीय है। उन्होंने भी जैसे चुनाव पार्टी ने मुझे लड़ाया जी, पार्टी ने उनको भी दूसरे 2 अवसर दे दिए और बहुत बड़े अवसर दे दिए। तो ये पार्टी तो सब कुछ देखती है ना, सबके लिए अच्छा करने की पार्टी सोचती है, और सबका कहाँ किसका उपयोग हो सकता है, कहाँ किसकी सेवाएं ली जा सकती है, वो पार्टी हमेशा करती है और वो पार्टी ने किया। आपके पास 2 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मंत्रालय, देवस्थान और पशुपालन, और अगर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दोनों ही डिपार्टमेंट में, दोनों ही जो विभाग है आपके, उसके अंदर एक में पशु है जो आपको अपनी समस्याएं बोल नहीं सकते हैं, दूसरी तरफ साक्षात भगवान है जो आपको बोलेंगे नहीं। तो ये दोनों चीजें मंदिरों की और आप पशुपालन की समस्याओं को का निदान कैसे करते हैं? क्योंकि दोनों ही बोल नहीं सकते ना, बोल आप समझ रहे हैं बात को कि भावात्मक बात है कि भगवान का मंदिर है तो भगवान आपको फोन करके बोलेंगे नहीं, और पशु है तो पशु आपको फोन करके बोलेंगे नहीं। तो ये एक कैसे आप इसको देखते हैं? भावात्मक बात है। निश्चित रूप से देखो, जैसा मन में भाव होता है वैसा भगवान का आशीर्वाद मिलता है। मेरे मन में सेवा का भाव शुरू से ही है, और सेवा के भाव से मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। सुबह से शाम तक जनता की सेवा में या जन सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो भगवान ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्फत, माननीय पार्टी के मार्फत मुझे ऐसे ही आशीर्वाद दिया, और पशुओं का पशुपालन, गोपालन के क्षेत्र में सेवा का अवसर दिया, देवताओं के सेवा का अवसर दिया,
तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला है और जी। इस अवसर को मैं और भी कैसे अच्छा करूँ, इस दिशा में मुझे काम करने का मौका मिला था। मैं अभी जैसे देवताओं के मामले में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विभाग को और मजबूत करने के लिए बहुत सारी बजट में घोषणाएं की है। मंदिरों के विकास के लिए, कॉरिडोर बनाने के लिए, और भी हमारे जो देवस्थान विभाग के जो मंदिर है 513 राजस्थान में भी है, राजस्थान से बाहर भी है, वो भी कई सालों से उपेक्षित थे। वहाँ भी 161 करोड़ रुपए लगाने की घोषणा की है। 400 से ज्यादा मंदिरों में विकास करवाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और साथ में पुजारियों को पहले वो जो मानदेय कम मिलता था उसे 5,000 से बढ़ाकर 7,500 कराने की भी घोषणा की है। जो भोगराग के पैसे लंबे समय से 1,500 मंदिरों को मिलते थे उनको भी डबल करके 3,000 करने की घोषणा की है। और होली, दीपावली और ये जो गणेश चतुर्थी, नवरात्रि जैसे त्योहारों पे मंदिरों में साज सज्जा के लिए, आरती पूजा के लिए, भोग प्रसाद के लिए 13 करोड़ रुपए पिछले बजट में भी दिए थे। इस बार भी घोषणा 13 करोड़ रुपए वापस दी है, इससे मंदिरों में और भी साज सज्जा हो। अभी जैसे जो अयोध्या में भगवान राम जी की प्रतिष्ठा हुई थी उस समय भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भी दिया और हमने पूरे राजस्थान में गाँव टाणी जितने मंदिर थे उनमें पूरी साज सज्जा और वहाँ एक लाइट डेकोरेशन और साफ सफाई की व्यवस्था करके वो राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हमारी सरकार की तरफ से हुआ। जनता ने भी भरपूर सहयोग दिया। इस तरह से हर त्योहारों को हम कैसे मतलब उत्साहित होकर सनातन संस्कृति को मजबूत करें। पिछले गुरु पूर्णिमा का त्योहार आया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितने अपने गुरु हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा गुरुओं को वहाँ उनके घर जाकर के, उन्हें आश्रम में जाकर, उनके मंदिरों में जाकर के आप सम्मानित करो। तो हमारे विभाग के अधिकारियों ने जाकर के, हमने भी कई जगह जाकर के उन गुरुओं को सम्मानित करने का और उनसे आशीर्वाद लेने का काम किया। तो निश्चित रूप से ये जो नवाचार है, ये हमने कई नवाचार किए और आगे भी मंदिरों का विकास कैसे हो, सनातन संस्कृति का विकास कैसे हो। ये सनातन संस्कृति है, ये हमारी बहुत ही पुरानी संस्कृति है। सनातन संस्कृति का मतलब एक धर्म से लेकर के नहीं होता। सनातन संस्कृति का मतलब वसुधैव कुटुंबकम को भाव को लेकर चलने वाली संस्कृति है। और इस सनातन संस्कृति में हम लोग सभी मानव के कल्याण की बात करते हैं। हम सभी मनुष्य पर जितने भी जीव जंतु है उनके कल्याण की बात करते हैं। हम नदियों में भी, नदी को भी पूजते हैं, हम तालाबों को पूजते हैं, जल को भी देवता मानते हैं, हम अग्नि को भी देवता मानते हैं, उनको भी पूजते हैं, हम पत्थर को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम उनमें भी भगवान मानते हैं। हम सारे पशु और पक्षियों को भी पूजते हैं, कई गौ माता को भी हम माता मानते हैं। और इस तरह से इस संसार में रहने वाले जितने जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, सब के कल्याण के भाव को सोचने वाली सनातन संस्कृति है। इसलिए हम सनातन संस्कृति को कैसे मजबूत करें, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और इस मंत्रालय की जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, निश्चित रूप से हम भाव से काम करें और सनातन संस्कृति को और कैसे मजबूत करें, इस दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ में मुक्त पशुओं की सेवा करने का जो अवसर मिला है, पशु जो बोलते नहीं है और अपनी बीमारी भी नहीं बता पाते, और गौ माता है वो भी अपनी बीमारी की बता पाती है, गौशालाओं की सेवा करने का भी अवसर मिला है। निश्चित रूप से हम गौशालाओं को और कैसे मजबूत करें, इस दिशा में हमारी सरकार ने अभी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले बजट में अनुदान जो 1200 करोड़ रुपए के आसपास गौशालाओं को देते हैं, उसमें उनके चारा, पानी और पशुआहार के लिए और गौशाला विकास के लिए, नई गौशाला खोलने के लिए हम एक साल में 1200 करोड़ रुपए अनुदान देते हैं। उसमें पहले साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10% बढ़ाने की घोषणा की, दूसरे साल में भी 15% बढ़ाने की घोषणा की। पहले गौशालाओं को हम 40 रुपए अनुदान देते हैं, अभी अनुदान बढ़ गया तो 50 रुपए अनुदान हो गया। तो इस तरह से उन गौशालाओं को मजबूत करने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। और साथ साथ में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने 100 गोकास्ट मशीनें भी गौशालाओं को दी है। तो गौशालाओं के लिए इतना जो काम कर रहे हैं,
तो अभी हाल में जो कुछ गौशालाओं के लिए जो खिलाफ मुकदमे हुए हैं, जो गौशालाओं के नाम पे इतना सरकारी पैसे को जो दुरुपयोग किया जा रहा है, अभी इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जहाँ जहाँ भी कोई शिकायतें आती है और गौशालाओं से कोई ऐसी शिकायतें हम जांच करवाते हैं, वैसे हम सभी गौशाला संचालकों को, गो कुत्ता को मैं सरकार की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राजस्थान में 3000 से ज्यादा गौशाला है और गौशालाओं के माध्यम से ये गौ माता की सेवा करते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय काम है। एक परिवार में यदि 5 लोगों का परिवार है तो वो एक व्यक्ति 5 लोगों के परिवार को भी पालन पोषण करने में उसे बहुत कठिनाई आती है, बहुत समस्या आती है, लेकिन इतने भाइयों को एक जगह इकट्ठा करके गौशाला में वो सेवा का काम करते हैं। अपने घर के काम को छोड़ करके वो सेवा जन सहयोग से, बाबा साहब के सहयोग से, सरकार के अनुदान के सहयोग से वो सेवा करते हैं। इसलिए मैं उनके कामों की तो सरकार की तरफ से तारीफ करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन कई जैसे सेवा भाव से जुड़ी हुई कई ऐसे तत्व भी जो आ जाते हैं जो उसमें गलत काम कर जाते हैं तो गौशालाओं को बदनाम करते हैं। इसलिए हम इसमें समय समय पर इनकी जांचें करवाते रहते हैं और जब शिकायतें आती है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं जी। बीच में जैसलमेर में जैसे कई गौशालाओं की शिकायतें आई थी, हमने वहाँ जांच करवाई। जांच में 28 गौशालाओं को हमने अपात्र पाया गया और उनको ब्लैक लिस्टेड भी किया। फिर एसीबी में उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया। एसीबी ने मुकदमा दर्ज करके उसकी एसीबी जांच भी कर रही है जी, और एसीबी की रिपोर्ट आएगी तो उसके विरुद्ध और भी कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से वहाँ उस समय हमने वो अनुदान उनका रुका और उनको ब्लैक लिस्टेड किया तो 12 करोड़ रुपए की जैसे बचत हुई और लगातार 1 साल से उनको हम जैसे वो अनुदान नहीं दे रहे तो और भी पैसा जो दुरुपयोग होने से बच गया सरकार का जी। तो ऐसे जो गौशालाएं हैं उनके विरुद्ध हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। लेकिन गौशालाओं के माध्यम से हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं, ये हमारे लिए अवसर है। और पशुओं के लिए भी जैसे है ना, आज जैसे गौ माताओं को पहले सरकारी रिकॉर्ड में कई जगह लोग आवारा लिखते थे, कई जगह बोलचाल की भाषा में भी आवारा बोलते हैं। तो हमने सरकार की तरफ से एक आदेश पारित करवाया कि भाई गौ माता आवारा नहीं है जी, वो उनके मालिक है, कोई इनके मालिक है, लेकिन उन्होंने निराश्रित है, बेसहारा छोड़ रखी है, रोड पे छोड़ रखी है, इसलिए उनको आवारा शब्द से नहीं पुकारे। गौ माता हमारे लिए पूजनीय है जी। तो गाय को शास्त्रों में भी गौ माता का दर्जा दिया है। गाय में 33 कोटि देवता बसते हैं, गाय की सेवा करने मात्र से 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद मिलता है जी। तो उनको हम लोग निराश्रित या बेसहारा लिखे तो हमने एक आदेश के दे दिए, उनको सम्मानजनक नाम भी देने का काम किया जी। तो अब बेचारा जो आपका शब्द आया है, उस बेचारे से ही मुझे याद आया कि राजस्थान का जहाज भी अब बेचारा हो रहा है। तो राजस्थान के जहाज के लिए यानी ऊंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उसको बेचारे कैटेगरी में रखना चाहेंगे या वो भी बेचारा नहीं है, उसके लिए सरकार क्या करेगी? ऊंट हमारा राज्य पशु है और ऊंट के संरक्षण के लिए भी सरकार समय समय पर काम करती रहती है। अभी ऊंट को हमने एक जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की है कि ऊंट संरक्षण कोष बनाएंगे और उसमें जैसे ना ऊंट को जैसे पहले हम 10,000 रुपए ऊंट के बच्चा पैदा होता था तो एक परिवार को 5 बच्चों तक मतलब 10,000 रुपए की सहायता राशि दे देते, जिससे ऊंट पालन के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी जी। लेकिन अभी उसको जैसे हमने 10,000 की जगह 20,000 कर दिया है और सीधा डबल किया, जिससे ऊंट पालकों में और भी ऊँटों के प्रति रुचि बढ़े जी। अभी क्या है कि जैसे जो ऊंट पालक थे या पशुपालक थे उनमें बच्चों में शिक्षा जैसे ज्यादा प्रचार हुआ, वो शिक्षित हो गए। तो आजकल ऊंट पालन और पशुपालन के प्रति लोगों की रुचि थोड़ी कम हो गई है जी। इस कारण से ऊंट पालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और साथ में ऊंट का पहले उपयोग होता था, भाई पहले रेगिस्तान में पानी ढोने के लिए, माल परिवहन के लिए ऊंट गाड़ी के माध्यम से या अन्य क्षेत्रों में भी गाड़ी के माध्यम से उनका उपयोग होता था जी। लेकिन आजकल मशीनरी युग आ गया तो सारी जगह वाहन आ गए जी। ऊंट गाड़ी अभी बंद हो गई, परिवहन के लिए भी ऊंट
का जैसे उपयोग नहीं होता था, ऊँट का उपयोग जैसे मनुष्य के जीवन में कम हो गया, जिस तरह से बैल का उपयोग नहीं होता जी उसी तरह से ऊँट का भी उपयोग नहीं हो रहा है। इस कारण से जैसे ऊँट के प्रति लोगों का झुकाव थोड़ा कम हो गया। जी लेकिन हमारी सरकार हमेशा ऊँट को बचाने के लिए, ऊँट के संरक्षण के लिए बहुत सारे अभियान भी चलाती है। और अभी हमने एक नवाचार भी किया है, बीकानेर डेयरी में ऊँटनी का दूध बना करके उनको पाउच पैक करके भी बेचने का काम हमारी डेयरी कर रही है। साथ ही साथ में पाउडर बना करके भी बेचने का काम कर रही है, जिससे ऊँट पालकों को अपना दूध है एक हमारा डेयरी के माध्यम से उनको हम खरीद रहे हैं, जिससे उनको एक मार्केट मिले। इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। देखिए, आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के भी इंसान हैं। अब मैं ही जानना चाहता हूँ कि जब ये इतने देवी स्थान, इतने मंदिर और मुख्य राजस्थान के मंदिर, वो किसी न किसी न्यायपालिका के तहत किसी न किसी प्रकरण पर चल रहे हैं, तो इनका समाधान के लिए सरकार या फिर आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी कैसे निपटाया जाए? अभी जैसे स्थानों में जो हमारे मंदिर है 513 जो राजकीय मंदिर है, तो राजकीय मंदिरों की व्यवस्था पूरा का पूरा देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार देती है। वहाँ उनके पुजारियों की तनख्वाह हम देते हैं, भोग राग के पैसे हम देते हैं। वहाँ जैसे पूरा पूजा पाठ खर्चा पूरे मंदिर की व्यवस्था हम चलाते हैं। मंदिरों की आय भी देवस्थान विभाग। दूसरे मतलब लाखों मंदिर या करोड़ों मंदिर है जो इस राजस्थान में है। मैं बड़े मंदिरों की बात कर रहा हूँ। जैसे मान के चलिए आप पूरे देश में एक ही ब्रह्मा मंदिर है, ऐसे लाखों करोड़ों मंदिर है। इसमें से बड़े मंदिर ब्रह्मा जी भी है, खाटू श्याम जी भी है, जेठ माता जी भी है, सालासर बालाजी भी है, बंदी बालाजी भी है, रामदेवड़ा जी भी है। इस तरह से जैसे लाखों बिल्कुल मंदिरों को वहाँ के संस्थाएं बनी हुई है, संस्थाएं देखती है, वहाँ के ट्रस्ट संचालित करते हैं, वहाँ के गांव वाले मिलकर के समितियां बना करके उनका संचालन करते हैं। उसमें से कई मंदिर रजिस्टर्ड है, कई मंदिर अरजिस्टर्ड, तो गांव वाले मिल करके उनका संचालन करते हैं। और कई मंदिरों में जो रजिस्टर्ड मंदिर है, ट्रस्ट द्वारा संचालित है, कई ट्रस्टों में विवाद भी है, और वो विवाद सुनने का अधिकार है वो देवस्थान विभाग को होता है। हमारे राजस्थान में पूरा 12 एडिशनल कमिश्नर है, एक देवस्थान विभाग का कमिश्नर है जो और वो सारे बोर्ड है, और बोर्ड में उन जो मंदिरों के संबंध में कोई विवाद है तो वो विवाद है वो बोर्ड चुनता है जी, और बोर्ड उसका तथ्यों के आधार पर निस्तारण भी करता है। हमने आते ही जैसे ऐसे कई विवाद जो मंदिरों के चल रहे थे उनमें हमने प्राथमिकता से शासन सचिवालय के साथ में बैठ करके हमको कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नरों के साथ मीटिंग लेकर के हमने उनको कहा कि आप जो कोर्टों में जितना लंबित केस है उनको आप त्वरित गति से उसका निस्तारण करें जी, आप लंबित नहीं करें, तथ्यों के आधार पर आपको सुनवाई करके उसका फैसला करें, जो सही है उनके पक्ष में फैसला करें, लेकिन आप उसको लंबित नहीं करें, न्याय को प्रभावित नहीं करें। न्याय तभी होगा जब आप उसको न्याय को जल्दी करोगे तो वो न्याय गिना जाएगा। आप लटका करके यदि न्याय करोगे, वर्षों तक लोगों को लटकाओगे तो वो न्याय नहीं गिना जाएगा, वो न्याय प्रभावित होगा। आपके बारे में सुना है कि आप अपने डिपार्टमेंट, अपने महकमे के अंदर कोई भी समस्या होती है उसका झटपट निवारण करते हैं, हर एक व्यक्ति को जो नाराज है उसको मनाने का प्रयास करते हैं। तो मगर एक डिपार्टमेंट आपसे छूट तो नहीं रहा कि वो नाराज हैं और आप उनको मना नहीं पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपके घर के होम मिनिस्टर की, क्योंकि आप जब इतना समय लोगों को दे रहे हैं तो घर पे आपके घर की आपकी अर्धांगिनी है, आपकी धर्मपत्नी थी है, तो वो डिपार्टमेंट तो मुझे लगता है कि आपसे नाराज ही रहता होगा कि समय नहीं दे पाते आप उनको। निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता और मेरी कार्यशैली भी रही है शुरू से कि अपने टेबल को खाली रखो। अपने टेबल पे जो फाइलें आती है उनका तुरंत निस्तारण करो, पेंडिंग मत रखो, और काम को पेंडिंग करने की आदत मत रखो। आप काम को
पेंडिंग नहीं रखोगे तो नीचे वाले जो आपके अधिकारी है उसको भी समझेंगे कि भाई मंत्री जी या जो नेतृत्व है वो पेंडिंग नहीं रखना चाहते, तो हम भी उसका निस्तारण जल्दी से करें। मेरे आने के बाद में राजस्थान में चाहे वो पशुपालन हो, चाहे क्या नाम देवस्थान हो, गोपालन हो, डेयरी हो, इसमें निश्चित रूप से हमने कार्य की गति को बढ़ाया है, फाइलों के निस्तारण को हमने तीव्र गति से आगे बढ़ाया है। टेंडेंसी हमारी नहीं रहती, भ्रष्टाचार किसी में न हो, वैसे ये भ्रष्टाचार के विभाग भी नहीं है, लेकिन न हो जी, इस दिशा में भी हमने काम किया है। डेयरी सेक्टर जो हमारा था वो वैसे बहुत ही डेयरी सेक्टर से महिलाओं को रोजगार मिलता है, युवाओं को रोजगार मिलता है, पुरुषों किसानों को भी रोजगार मिलता है। उस सेक्टर को हमने और कैसे मजबूत करें इस दिशा में हमने काम किया है। कल हमारी डेयरियों की स्थिति, हमारे जो चॉइस डेयरी संघ है और RCDF है उसका नियंत्रण कर दिया। हाँ, उनमें से आधे से ज्यादा डेयरी संघों में घाटे में चल रहे थे जी, लेकिन हमने आते ही उनमें नंबर 1 तो शुद्धता की गारंटी, भाई पहले तो क्वालिटी जो है वो शुद्ध होनी चाहिए, किसी तरह की मिलावट न हो। इस दिशा में हमने जितनी भी कार्रवाई करनी थी वो आवश्यक रूप से कार्रवाई की, हमने जांचें बढ़वाई, हमने चेकिंगें बढ़वाई और क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी हमने प्राथमिकता से ध्यान दिया। आज डेयरी में हमारी जैसे आज घी का, पहले घी का स्टॉक बड़ा रहता था जी, और भी बहुत सारी चीजें होती थी, आज घी का स्टॉक नहीं। आज हमारी डेयरी की जो है ना मिठाइयाँ, पिछले दीपावली के समय में 180 टन मिठाइयाँ बिकी और लोग डिमांड कर रहे थे कि हमको चरस माल है ना, चरस सही। आज घी का डिमांड इतना है कि लोगों की चारों ओर से डिमांड है कि हमको चरस घी सही जी, और मतलब बुकिंग, एडवांस बुकिंग रहती है जी। पहले बुकिंग होती नहीं थी, हमारा घी पड़ा रहता था जी, लेकिन आज 1.5 साल के कार्यकाल में हमने जो डेयरी के सेक्टर में हमने जो विश्वसनीयता पैदा की है क्वालिटी को लेकर के, वो निश्चित रूप से लोगों में एक मन में बैठ रही है कि हम चरस का माल खरीदे जी। तो सभी क्षेत्रों में, चाहे दूध से लगा करके घी, आइसक्रीम में सारे फ्लेवर है, जितना भी आते हैं दूध के प्रोडक्ट आते हैं, उनमें विश्वसनीयता बढ़ी है जी। और हमारे जो डेयरी संघ है ना, वो आज की तारीख में हमारे 90% डेयरी संघ नफे में आए। 1.5 साल के कार्यकाल में हमने डेयरी संघों को भी 90% को नफे में लाने का काम किया है जी। थोड़े बहुत डेयरी संघ जो अभी भी घाटे में है उनको भी हम लाइन पे लाएंगे, उनको भी है ना नफे में ला करके इस सेक्टर को और मजबूत करेंगे जी। डेयरी संघों के मार्फत बहुत सारे परिवार पलते हैं, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, महिलाओं को रोजगार मिलता है। प्राथमिकता से इसमें है ना, कई डेयरी संघों की हमारी महिलाएं उनकी अध्यक्ष है, समितियों की अध्यक्ष है, और कई जगह बहुत भी महिलाएं चलाती है। तो इस तरह से इनको और भी हम मजबूत करेंगे और ताकत के साथ में करेंगे। अन्य विभागों में भी हमने जो विस्तारण की प्रक्रिया है वो त्वरित गति से की है, सबको न्याय देने का काम किया है, बिल्कुल लोगों को भी न्याय मिले और विभाग को भी है ना किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। इसी तरह से जैसे हर किसी के साथ हम न्याय करते तो परिवार के साथ तो न्याय करेंगे, परिवार को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। घर में पत्नी को, भाई को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, ये सारे उनको भी समय समय पर हम मौका, मतलब समय समय पर टाइम देते हैं, लेकिन वो टाइम कितना अच्छा कितना मिलना आप ऐसे घूम के आ रहे हैं, मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। निश्चित रूप से मैं ये सोच रहा था कि मेरे सवाल का जवाब आप कहाँ ले गए। हमारी प्राथमिकता रहती है देश सेवा की, हमारी प्राथमिकता रहती है राज्य की सेवा की, हमारी प्राथमिकता रहती है पार्टी की सेवा की। हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हमारा राज्य कैसे आगे बढ़े, और ये राज्य और देश आगे बढ़ेंगे तो आप राजस्थान की हमारा परिवार भी उसी का हिस्सा है। आप राजस्थान को परिवार समझते हैं, मगर ऐसा नहीं लगता कि राजस्थान में जितना भी आशीर्वाद है, जितनी भी अच्छी मंगल कामना है, वो आप अकेले लेके जा रहे हैं। गाय का आशीर्वाद आप ले रहे हैं, आप पशुपालन मंत्री गाय का आशीर्वाद आप ले रहे हैं, देवस्थान के नाम पे भगवान का आशीर्वाद आप ले रहे हैं, और अब बुजुर्ग लोगों को जो तीर्थ करा रहे हैं आप ट्रेन में बिठा के, वो आशीर्वाद भी आप ले रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ आशीर्वाद दूसरों के लिए छोड़ने का आपका इरादा है या सारा आशीर्वाद आप ले जाएंगे? अभी जो तीर्थ करा रहे हैं आप, मैं जिक्र कर रहा हूँ तीर्थ का, जो रेलवे हिंदुस्तान में जैसे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा जो चल रही थी, उसको
भी पिछले साल हमने 36,000 लोगों को कराया जी लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिक है वो हमारे माता पिता के समान है जी और इनकी संख्या बढ़ाओ इसको है ना आप 30,000 36,000 से बढ़ा करके इसको ज्यादा करो तो हमने बजट में प्रस्ताव रखे 56,000 का रखा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी बजट में घोषणा कर दी बहुत बढ़िया बहुत और बढ़िया माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं इनको सादी ट्रेन में यात्रा मत कराओ इनको अच्छा। ऐसी ट्रेन करो हमने प्रस्ताव बना के भेजा और ऐसी ट्रेन की भी घोषणा ये प्रस्ताव आपको मुख्यमंत्री जी ने दिया है मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये बुजुर्ग है वो ट्रेनों में पिछली बार मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाने आए थे उन्होंने ट्रेन को देखी तो उन्होंने कहा कि भाई देखो बुजुर्गों को तकलीफ होती है गर्मी का मौसम है और ये मैं अंदर बैठे हैं तो इनको कोई तरह की तकलीफ नहीं हो इसलिए ये ट्रेन ऐसी होनी चाहिए अरे वाह तो हमने उसको प्रस्ताव बना के भेजा मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा कर दी और इस बार जो हमने ट्रेन की शुरुआत की है वो पूरी की पूरी ऐसी ट्रेन से हमने रामेश्वरम के लिए यात्रा रवाना की है जी अब ये ट्रेन लगातार 12 महीने चलती रहेगी देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा इन वरिष्ठ जनों को कराएगी और साथ साथ में हमने उस ट्रेन में एक और नवाचार किया है ट्रेन की डिजाइन ऐसी की है जी जो राजस्थान की संस्कृति उस ट्रेन में झलकती है अच्छा आज उस ट्रेन में जैसे अपन देखे तो गौ माता भी उस ट्रेन के ऊपर है जी हमने राज्य पशु ऊंट को भी दर्शाया है जी। हमने यहाँ के किले और धरोहर है उनको भी दर्शाया है जी। साथ ही साथ में यहाँ के जो तालाब है यहाँ के बड़े बड़े तीर्थ स्थल है यहाँ के जो लोक कलाकार है यहाँ की जो राजस्थान की जो संस्कृति है जी उस संस्कृति को पूरी तरह से हमने इस ट्रेन के ऊपर मॉडिफाइड किया ट्रेन के ऊपर डिजाइन किया जी अब ये ट्रेन देश भर के राज्यों से गुजरते हुए बड़े बड़े तीर्थों पे जाती है तो अब वहां पर है ना अन्य राज्यों पे हमारी राजस्थान की संस्कृति की झलक दिखती है जी तो ये सारा का सारा माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से हुआ है और निश्चित रूप से ये ट्रेन और भी हम इस बार 56,000 यात्रियों की यात्रा क्या कराएंगे बात है इसका लाभ है पहले 36,000 के करवाए थे इस बार 20,000 अच्छा मैंने मैंने कहीं पढ़ा है कि हवाई तीर्थ भी कराने की कोई प्रावधान है उसमें हवाई यात्रा 56,000 में 50,000 यात्रा हम रेलवे से कराएंगे और 6,000 हवाई से कराएंगे तो इस तरह से वो कहाँ की है हवाई यात्रा क्या नाम पशुपतिनाथ नेपाल अच्छा राजस्थान से हवाई यात्रा करके तीर्थ कराएगी राजस्थान सरकार हाँ राजस्थान से अच्छा ये आइडिया भी माननीय मुख्यमंत्री जी का है या ये आपका है हवाई यात्रा वाला पहले से चल रहा है हवाई यात्रा वाला पहले से चल रहा है देखिए सोच से सोच मिलती है हाँ, सोच से सोच मिलती है अब आपने जो चीज सोची कि मैं मुख्यमंत्री जी ने तो ये जो मैं वहीं आ रहा हूँ मैं भी वहीं आ रहा हूँ इस सोच से सोच मिलती है आपने ये 23,000 रेल यात्रा कराई तीर्थ तो सोच से सोच मिली अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के साथ काम कर कर कैसा लग रहा है मतलब क्या परिवर्तन है पहले से आप निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी संगठन के आदमी हैं और संगठन में लंबे समय से वो काम किया है कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता से जुड़े हुए कार्यकर्ता के मन की भाव को वो जानते हैं और भाव को जानते हुए वो आगे उसका कैसा निर्णय लेना होता है वो भी जानते हैं तो हमने उनके नेतृत्व में जब पार्टी के महामंत्री थे उस समय से उनके नेतृत्व में हमने वर्षों तक उनके नेतृत्व में हमने काम किया है और निश्चित रूप से भजनलाल जी संगठन के ज्ञाता है साथ ही साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का दायित्व उनको मिला तो उनके नेतृत्व में हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि संगठन के आदमी है और राजस्थान को संगठन को भी मजबूत करेंगे और पार्टी सरकार के जो विजन को माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है उनके विजन को मजबूत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो हमारा देश है विकसित राज्यों की श्रेणी में 2047 तक विकसित राष्ट्र बने हमारा देश आत्मनिर्भर बने हमारा देश पुनः विश्व गुरु बने इस दिशा में प्रधानमंत्री लगातार 14 साल से काम कर रहे हैं लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनके जो संकल्प को प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए
लगातार 1.5 साल से जिस तरह से रात दिन एक करके जिस तरह से पूरा परिश्रम करते हुए सरकार के कामों में, पार्टी के कामों में रुचि लेते हुए जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस विजन को लेकर के काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोगों को अच्छा लग रहा है। उनके नेतृत्व में काम करने का हमको मजा आ रहा है, अच्छा लगता है। और हम भी पूरे मन से पूरी रात दिन एक करके हम लोग भी है ना जो सरकार के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार की जितने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये 1.5 साल के कार्यकाल में बहुत सारी अच्छी योजनाएं भी शुरू की है और उन योजनाओं को धरातल पहुंचाने के लिए हम अपने बर्बाद जिलों में भी पूरी मेहनत करते हैं, के जिलों में भी खूब मेहनत करते हैं और जनता तक समाज के जो अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठा है, गरीब से गरीब व्यक्ति बैठा है, उनको उन योजनाओं का फायदा कैसे मिले, किसानों का सशक्तिकरण हो कैसे हो, किसानों को मजबूती कैसे मिले, उनकी आर्थिक शक्ति मजबूत कैसे हो, उनका आर्थिक विकास ज्यादा से ज्यादा आय कैसे दुगनी हो, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो। आज समाज का आधा हिस्सा महिला है और महिलाओं को ताकत कैसे मिले, इस दिशा में उनको भी वो योजनाओं के मार्फत उनको ताकत कैसे ज्यादा से ज्यादा दे और युवाओं को नौकरियां, उनको रोजगार ज्यादा कैसे मिले, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच नई गजब की है कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की विधानसभा में 4 लाख सरकारी युवाओं को सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है। मेरे ख्याल से आज तक पहले साल में किसी ने या किसी मुख्यमंत्री ने 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का घोषणा नहीं की। और उसमें भी जैसे है ना पहले ही साल में अभी जैसे 60,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दे दिए हमने, हर जिलों पे जाकर के 3-3, 4-4 बार जाकर के रोजगार उत्सव किए और नियुक्ति पत्र भी दे दिए। साथ ही साथ में अभी जैसे 1,52,000 जो नौकरियां है वो पाइपलाइन में प्रक्रियाधीन है। अगले साल का कैलेंडर भी जारी हो गया, किस महीने में कौन सी नौकरियां मतलब परीक्षा करवाएंगे। तो इस तरह से ये 4 लाख लोगों को रोजगार देकर के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करे जो राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम है, तो पहली बार कोई मुख्यमंत्री जी पहले साल में लेकर आए हैं और उसमें भी उन्होंने उनके नेतृत्व में 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए हैं। 35 लाख करोड़ के MOU पावर में भी हुए हैं, पवन ऊर्जा में भी है, सौर ऊर्जा में भी हुए, खनन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, डेयरी सेक्टर में, पशुपालन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में हुए। तो ये जो धरातल पर उतरेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और जो हमारा राज्य है, जो राजस्थान है, वो एक विकसित राज्य भी बनेगा। कई उद्योग धंधे भी लगेंगे तो निश्चित रूप से विकसित राज्य भी बनेगा और प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को बहुत सारे रोजगार, लाखों युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार मिलेंगे। इस तरह से युवाओं के मजबूती के लिए भी हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। साथ ही साथ में जो गरीब कल्याण की योजना है उनके लिए भी काम कर रही है। तो इस तरह से गरीबों का कल्याण कैसे हो, गरीबों को मजबूती कैसे मिले, महिलाओं को मजबूती कैसे मिले, युवाओं को मजबूती कैसे मिले, किसानों को मजबूती कैसे मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान भी एक विकसित प्रदेश बनेगा और मोदी जी के संकल्प को पूरा करते हुए माननीय बजरंग जी के नेतृत्व में ये प्रदेश विकसित बनेगा। तो बजरंग जी जो इस समय जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता है और वो एक भाव को लेकर के काम कर रहे हैं, उनके मन में भी है। तो अगर भाव की आप बात कर रहे हैं तो इस बार के मंत्रिमंडल में ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको लक्ष्य को, आप सारी चीजें के लक्ष्य को तुरंत हासिल करते जा रहे हैं और दूसरा इस बार के मंत्रिमंडल से ऐसा भी लग रहा है कि एक्सपीरियंस से ज्यादा कहीं ना कहीं भाव या भावात्मक चीजें ज्यादा की जाती है। निश्चित रूप से आदमी के मन में भाव ही होना चाहिए। आप भाव होगा तभी वो आपका विजन आगे बढ़ेगा। एक्सपीरियंस तो काम करते करते होता जाएगा। आप जैसे जो काम करोगे उसके अनुसार आपका अनुभव बढ़ता जाएगा। अनुभव बढ़ता जाएगा तो वो अनुभव, जैसे जो राजनीतिक क्षेत्र में अनुभव होता है वो संगठन में काम किया होगा तो उनको तो पूरा अनुभव होता है और सत्ता में भी काम किया तो उनको अनुभव होता है, लेकिन वो अनुभव धीरे धीरे सब आगे विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव आपको मिलता जाएगा। लेकिन मन में भाव ही होना चाहिए कि मुझे काम इन गरीब लोगों के लिए करना है, इन
जनता के लिए करना है, इन परिवारों को, इन पूरे राजस्थान को विकास के लिए करना है। जी और इन महिलाओं को रोजगार कैसे मिले, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, गरीबों का उत्थान कैसे हो। गरीब सबसे बड़ा है ना, आज जो वंचित वर्ग है, जिनको सरकार की योजना का फायदा नहीं मिलता है, या जो आज समाज से भी वंचित है, ऐसे वर्ग को चिन्हित करके उनको है सरकार की योजना का फायदा कैसे दे। तो इस दिशा में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से सराहनीय है, और हम लोगों को भी उनके नेतृत्व में काम करने का आनंद आ रहा है, और निश्चित रूप से हम लोग भी भाव के साथ में जुड़ करके इस काम। अभी एक हाल सफर में आप कहीं जा रहे थे तो वहां पे रोड को टूटा हुआ देख आपने अपना काफिला रुका और वहां पे अधिकारियों को काफी फटकार लगाई। तो ये जो जज्बा है कि तुरंत निर्णय लेने का, तो ये कहाँ से आता है? मतलब आप जा सकते थे, आप मंत्रालय में फोन कर सकते थे, मगर आपने रुक के वहां पे सुनवाई करी है, तो ये जज्बा कहाँ से आता है? शुरू से मेरी आदत है, मैं गाँव का सरपंच था, उस समय भी सारे कामों की मॉनिटरिंग मैं ही करता था, और वहाँ गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखता था। और चेयरमैन रहा तब भी सारे जो काम है क्वालिटीपूर्ण हो, इसलिए मैं राउंड पे ज्यादा रहता था। क्वालिटी की जांच भी हो जाती थी, जनता से रूबरू होने का भी मौका मिलता था। तो अभी वही मेरी जो कार्यप्रणाली है, अभी भी जहाँ कहीं जाता हूँ तो गुणवत्ता के मामले में जहाँ भी कोई काम यदि घटिया दिखता है या कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जरूर जांच करवाते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं जी, इससे सरकार का पैसे का दुरुपयोग नहीं हो और सरकार का पैसा सही पैसा लगे और काम क्वालिटीपूर्ण हो, लंबे समय तक वो काम चले। नहीं तो आजकल घटिया क्वालिटी ऐसी हो रही है कि जो रोड बनाते हैं वो 6 महीने में टूट जाता है, जो रोड 10 साल चलना चाहिए वो 6 महीने में टूट जाता है। तो जनता का कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। तो निश्चित रूप से इन लोगों के विरुद्ध पर लगाम कसने की जरूरत है, चाहे वो किसी सेक्टर में निर्माण का कार्य भले पीडब्ल्यूडी का हो या अन्य विभागों का हो, लेकिन कोई सेक्टर में गुणवत्ता के मामले में किसी तरह का लिहाज देखने की जरूरत नहीं है। लोगों के सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से क्वालिटी सुधरेगी तो देश का जो है ना, जनता का पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा और जो रोडे है या अन्य चीजें वो लंबे समय तक चलेगी। बिल्कुल। और उसके ऊपर बार बार पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बिल्कुल। बिल्डिंग भी बनेगी तो लंबे समय तक चलेगी। तो इस तरह से ये सबको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। तो हम हमारी अपनी जिम्मेदारी है जी, और उस जिम्मेदारी को हम मतलब है ना, उसको उससे नकार नहीं सकते और उसको जिम्मेदारी को साथ लेकर चलना होगा। यही हम लोग करते हैं। जी जी जी। राजनीतिक गलियारे से कहीं दूर चलते हैं और पुराने समय में चलते हैं। कुछ दोस्त, कुछ यादें, कुछ किस्से, आज भी कुछ लोगों को कुछ पुराने दोस्त हैं जो बिछड़ गए हैं, उन्हें ढूंढने का कोई प्रक्रिया मतलब आपके दिमाग में है कि वो दोस्त कहाँ चला गया, या फिर सारे दोस्त आज भी आपके साथ ही हैं बचपने के? क्या होता है कि जो अलग अलग जगह अलग अलग काम करने का अवसर मिला है, स्कूल में पढ़ाई की उस समय दोस्त अलग थे, सर्कल अलग था, वो भी कहीं कहीं बोर्ड पे आज भी मिलते रहते हैं। उनसे मिलते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, गले लगकर मिलते हैं, उनके पुरानी यादें ताजा हो जाती है। कहीं पर नीचे सेक्टर में नवी कुंडल में काम किया, वहाँ के दोस्त भी आज साथी भी मिलते हैं, तो उनसे आत्मीयता के साथ मिलते हैं। कहीं पर सामाजिक कार्यों में काम किया तो वो भी आज मिलते हैं, तो उनसे भी उसी भाव से मिलना हो जाता है। पार्टी सेंटर में काम किया वो भी मिलते रहते हैं, और भी सब जगह जो है ना, जहाँ जहाँ काम करने का अवसर मिलता है और उनको भी जैसे आत्मीयता के साथ मिलते हुए उनको साथ लेके चलते हुए नए दोस्त बनाने के लिए भी और प्रयासरत रहते हैं। आज भी जैसे जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो रोज कोई न कोई नए मतलब दोस्त बनते हैं जो हमारे विचारों के हैं, अच्छे भाव वाले हैं, वो जल्दी दोस्त बन जाते हैं। और जो हमारे विचारों के नहीं है वो दोस्त कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि उनका तो स्वार्थ होता है और स्वार्थ वाले कोई दोस्ती रख नहीं पाते। तो इसलिए जो जो हमारे विचारों से है वो जल्दी दोस्त बनते हैं। अच्छा, बचपने में क्रिकेट खेलना पसंद था आपको? क्रिकेट वैसे मैं खेलता था, शौक उसमें था, लेकिन आज समय नहीं मिलता। मैं सिर्फ बचपने की बात कर रहा हूँ, आज तो आप समय जनता के लिए समर्पित हैं। पहले खेलता था, आज भी यदि
मौका मिले तो खेल लेते हैं, लेकिन अच्छा, देखने को पसंद है मैच वगैरह? देखना पसंद है, लेकिन अब समय नहीं मिलता वो देखना भी आजकल। अब जिम्मेदारी के हिसाब से वो इतना समय हम दे नहीं पाते, और वैसे क्रिकेट का जो मैच है या खेल है वो समय की बर्बादी है, सीधी सी बात है। इसलिए अच्छा, पुरानी कई फोटो हैं, कई तस्वीरें हैं आपकी जो आपका बयां करती है कि आप किस प्रकार बड़े लंबे बाल रखते थे, बड़ा चश्मा लगाया करते थे उस जमाने के हिसाब से। तो क्या फिल्मों का भी शौक रहा है? जब शुरू में था, हमने पहले फिल्म है ना, मैंने फालना में देखी थी, शोले देखी थी, हाँ। और उसके बाद में तो संतोष की माता और उस समय के जमाने की जो फिल्में जी, थी, देखी थी। उसके बाद में समय पर बम्बई में भी जाके फिल्में देखी है आपने? मुंबई में जहाँ भी अवसर मिलता था देखते थे। बस एयरपोर्ट में हमारे थिएटर शुरू से था, हाँ। तो वहाँ भी देखने का अवसर भी मिला। हाँ। लेकिन ज्यादातर मुझे जो है ना वो धार्मिक फिल्में देखने का जो ज्यादा शौक था, संतोषी माता और ऐसी जो फिल्में आती है हाँ। या महावाणी, मगर वो तो साल में दो तीन साल में एक बार आती थी। तो वो ज्यादातर वही थे। आज भी जैसे जो सीरियल आते हैं, वो सीरियल में जैसे धार्मिक सीरियल ज्यादा देखने में रुचि रहती है, हाँ। बाकी फिल्मों में ज्यादा रुचि नहीं रहती। हाँ। और अब तो समय नहीं मिलता धार्मिक सीरियल भी देखने का। पसंदीदा उस जमाने का आपके दौर का कोई कलाकार जो आपको पसंद हो? वैसे कलाकार तो उस समय तो सारे जो है ना, बहुत सारे कलाकार थे। मनोज कुमार है, दिलीप कुमार है, क्या नाम, अमिताभ बच्चन है, जैसे जो कलाकार है उनके जो है। आपकी पसंदीदा फिल्म का और पसंदीदा कलाकार का कोई आपको डायलॉग याद हो? क्योंकि देखिए उस जमाने में मनोरंजन का आपका नहीं, मनोरंजन का सबका साधन फिल्में रहा करती थी। कोई आपका पसंदीदा कोई डायलॉग हो किसी का जो आपको याद हो आज भी, और कहीं आपको लगता हो कि हाँ मैं उस टाइम का, उस दौर का शौकीन उस कलाकार को देखने वाला था? डायलॉग ऐसे कितना याद नहीं रखते, लेकिन एक बात है क्या कि जो कलाकार थे उनके भाव और उनकी एक्टिंग है वो हमें अच्छी लगती है। वो है जैसे मनोज कुमार, हाँ। उनके जो सुनील दत्त, हाँ। ये जो कलाकार है दिलीप कुमार है, या जैसे धर्मेंद्र है, या अमिताभ बच्चन, ये जो कलाकार है इनकी एक्टिंग है, काम करने का तरीका है, वो हमें अच्छा लगता था। युवावस्था में आपकी जो बालों की रखने की तरीका था वो अमिताभ बच्चन से प्रेरित थे या फिर राजकुमार से? उस समय जो भी चलन चली होगी उस समय राजकुमार का अंदाज और ही था, उनका स्टाइल तो। चश्मा आप राजकुमार जी की जैसा लगाया करते थे। उस समय जो फैशन उस समय चली होगी युवाओं के समय, उसमें मैं भी समय के साथ में चली। बिल्कुल। वो जमाने सब पीछे छूट गए। अब तो हमारा सादगी का जीवन है, और एकदम सादगी का ऐसा जीवन, जैसे एक साधु भगवे कपड़ों में साधु का जीवन जीते हैं, लेकिन हम सफेद कपड़ों में साधु का जीवन जी रहे हैं। पूरी सात्विकता के साथ में एक साधु की तरह रह करके, मतलब परिवार को भी पालन पोषण करते हुए समाज को, देश को हम कैसे मजबूत करें, इस राजस्थान की सनातन संस्कृति को कैसे मजबूत करें, हमारी सनातन संस्कृति के प्रति गौ माता को कैसे मजबूत करें, पशुओं के जो इलाज की व्यवस्था हम जैसे ज्यादा से ज्यादा करें। इस दिशा में देखो, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 300 पशु चिकित्सा केंद्रों को मजबूत करने का काम किया है। 700 नए केंद्र खोलने का भी बजट में घोषणा की है, वो भी हमने खोले हैं। और साथ ही साथ में जैसे पशुओं के इलाज के लिए जो है ना, सबसे पहले जो एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट शुरू की, और उस मोबाइल वेटरनरी यूनिट में पूरे राजस्थान में 536 गाड़ियां की है, और उस गाड़ी में एक डॉक्टर है, कंपाउंडर है, हेल्पर है, और सभी तरह के पशुओं की निःशुल्क दवाई है जी। तो ये हमारी टीम वहाँ 1962 नंबर कॉल सेंटर नंबर है, हमारी टीम वहाँ ऑन कॉल जाकर के पशु पालकों के घर जाकर के निःशुल्क इलाज करने का काम कर रही है। ये सबसे महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से शुरू की है, तो इसका लाभ आज आम पशुपालकों को मिल रहा है। जो पशुपालक
किसी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते थे या हॉस्पिटल पशुओं को लेकर जाते थे, तब 1,000-2,000 रुपए का खर्चा आता था, गाड़ी लेकर के ट्रैक्टर में भरकर ले जाना पड़ता था। लेकिन आज उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर पे खड़े पशु का वो उस मोबाइल वेटरनरी यूनिट को घर बुला करके निःशुल्क इलाज करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस तरह से ये जो जो इनके इलाज के लिए जो हम काम कर रहे हैं, वो मन में शांति देता है कि हम लोग है ना इस सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिससे लोगों को संतुष्टि भी मिलती है, तो हमारे मन को भी संतुष्टि मिलती है। जी इसी तरह से हमने और भी बहुत सारी योजना पशुओं के इलाज के लिए शुरू बिल्कुल। किया। वैक्सीनेशन की योजना, जैसे हम लगातार हर सीजन में पशुओं में अलग अलग तरह की अलग अलग बीमारियां आती है, तो उनका वैक्सीनेशन भी समय तीनों सीजन में अलग अलग तरह के वैक्सीनेशन होते हैं। जी गायों में लंपी रोग भी जैसे 2022-23 में आया था, पिछले साल भी हमने वैक्सीनेशन करवाया, वो वापस नहीं आए। इस बार भी हमने 1,11,57,000 गोवंश के लिए वैक्सीनेशन शुरू अभी किया है, वो कर रहे हैं। कटरा रोग के लिए भी हमने वैक्सीनेशन कराया। इस तरह से लंपी ये आबरा रोग या वो पगार हो गए, इस तरह की जो बीमारियां पशुओं में आती है, उनका भी लगातार हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। और नस्ल सुधार के भी काम पशुओं के से करवाते हैं। इस तरह से निश्चित रूप से ये पशु और पशुपालकों की मजबूती कैसे मिले, इस दिशा में भी भारत सरकार काम कर रही है। तो ये मैं सेवा के काम में मन को शांति। अच्छा, अभी सामाजिक जो बात करते हैं कि अभी जो युवा हैं जो आक्रोशित हो रहे हैं, धरनों पे बैठ रहे हैं, इनको क्या संदेश देना चाहिए जो उग्र राजनीति करना चाहिए? क्योंकि युवा मंडल तो आपने भी बनाया था, आपने भी युवा मंडल सदस्य एक ग्रुप बनाया था। अभी आक्रोशित जो राजनीति या फिर आक्रोशित वार्ता जो युवा कर रहे हैं, इनको क्या संदेश देना चाहिए? युवा में जोश होता है और ऊर्जा भी होती है और उसमें कुछ करने की क्षमता भी होती है। अब तो नेतृत्व कैसा मिल रहा है उसके ऊपर, यदि युवा पीढ़ी को नेतृत्व अच्छा मिलेगा तो निश्चित रूप से वो अच्छे काम करेगी और उनकी जो ऊर्जा है, उनकी ताकत है, वो सही दिशा में लगेगी और सही दिशा में लगेगी तो रिजल्ट भी उसका अच्छा आएगा। और तो नेतृत्व भटकाने वाला मिलेगा तो वो युवा पीढ़ी भटक जाएगी, रास्ता भटक जाएगी और भटक जाएगी तो वो अपना जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं कर पाएगी। वो फिर है ना उल्टे सुल्टे काम ही उनका हाथों से होगा, तो फिर युवा का है ना जो भविष्य भी खराब। लोकतंत्र का ऐसा कौन सा पहलू है जो आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि इस पे और सुधार होना चाहिए आज की परिस्थिति को देखते हुए? लोकतंत्र में वैसे जैसे 4 जो हमारे लोकतंत्र के स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, तो चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विधायिका विधेयक बनाती है और कानून बनाती है और वो कानून विधानसभा में बनने के बाद में कार्यपालिका उसे लागू करती है और कार्यपालिका उसको पूरा पालना कराती है। जनता के समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है तो सबको उस कानून का फायदा मिले और कानून के अधीन रह करके जनता काम करे। उसमें भी कई तरह के जैसे है ना, कोई कानून में यदि कमी रह जाती है या जैसे कोई निर्णय किसी के पक्ष में या अपक्ष में होता है तो कई लोग जैसे उसे कोर्ट तक ले जाते हैं और न्यायपालिका उसे सुन करके पूरा न्याय देने का कोशिश करती है। तो ये भी लोकतंत्र को मजबूत करने का काम। न्याय विधायिका उसे कानून बनाती है तो वो लोकतंत्र का हिस्सा है जी। कार्यपालिका उसे पालना कराती है तो वो भी लोकतंत्र का हिस्सा है और न्यायपालिका उसमें सुधार करती है तो वो भी लोकतंत्र का हिस्सा है। और इन सब के साथ में सब जगह मतलब जो एक तरह से सजग प्रहरी के रूप में खड़ा रहता है वो है पत्रकारिता जी। कहाँ किसको जागृत करना है, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो या चाहे न्यायपालिका जी, सबको अपने अपने जो है ना सत्यशील है वो उनको ध्यान में रहे, कानून के अनुरूप काम हो और
जहाँ शिथिलता आती है तो पत्रकारिता उसे जागृत करके तो चेतना देने का काम करती है, तो वो निश्चित रूप से पत्रकारिता। तो सभी अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन कई कई जैसे शिथिलता भी रहती है, कई कई कमजोरियां भी रहती है, कई अपवाद भी है। तो इस तरह से ये उनको ठीक करने की जरूरत रहती है। तो ये निश्चित रूप से समय समय पर जो अवसर आते हैं तो उनका कई कार्यपालिका को न्यायपालिका ठीक करती है, आप सरपंच कई कार्यपालिका को न्यायिका जी जी ठीक करती है। जी तो कई पत्रकारिता भी जागरूकता फैलाकर उनको अच्छा संदेश देकर के उनमें सुधार करने के काम करती है। तो ये सारे एक दूसरे के जुड़े हुए पहलू है, एक दूसरे के प्रति जुड़ करके हम लोगों को काम करने की आवश्यकता रहती है। जिससे हमारा जो लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र है, इसको हम आगे बढ़ाते रहे और लोकतंत्र मजबूत रहे, हमारा संविधान मजबूत रहे, इस दिशा में हम सभी को काम करने की जरूरत है। तो संविधान मजबूत रहे, ये कहना है राजस्थान के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत जी का। और हम अभी यात्रा के अंतिम पड़ाव में हैं। हमारे साथ हैं राजस्थान के देवस्थान और पशुपालन मंत्री जोराराम जी कुमावत। आपने हमारे सभी सवालों के जवाब एकदम बेबाक अंदाज में दिए, किसी भी सवाल का घुमा के जवाब नहीं दिया, सीधा सीधा जवाब दिया। और आज इसी सफर को, इस यात्रा पे चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए दिन, नई यात्रा पे, नए हम सफर के साथ। तो आज के लिए अपडेट इंडिया के सारे परिवार को नमस्कार। मंत्री जी, आपने हमारे को समय दिया, हमारे साथ रहे, एक एक बात को पारदर्शिता से आपने हमारा जवाब दिया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर।